हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ज्योग्राफी का, 7th की ज्योग्राफी का, दैट इज आपका वाटर। ठीक है, तो चलिए वाटर के बारे में समझते हैं। इससे पहले जो किया था हमने वो एयर था, है ना। तो वाटर, जब बात करते हैं वाटर के बारे में, तो यहाँ लिखा है कि भाई बच्चों को, जैसे वाटर बहुत सारी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रिवर्स की फॉर्म में, वाटरफॉल की फॉर्म में, है ना, रेनबो की फॉर्म में, और बच्चे भी उसमें जैसे कागज़ की जो नाव होती है वो बारिश में चलाना पसंद करते हैं। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि और द सन हीट काज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू द वेपर्स। क्या कह रहा है कि भाई जो सन होता है, जो सूरज है, उसकी गर्मी के कारण पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट मतलब भाप बन के उड़ जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। वेपर्स यानी कि भाप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वेपर क्या होते हैं, ऊपर जाके कूल डाउन हो जाते हैं, दोबारा से ठंडे हो जाते हैं एंड कंडेंस और इकट्ठे हो जाते हैं। और इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, बादल बनाते हैं। और जब ये बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं, वापस लैंड पे गिरते हैं। जब वापस कहाँ गिरते हैं, लैंड पे गिरते हैं, मतलब बारिश कर देते हैं दोबारा। किस फॉर्म में, या तो मतलब रेन, बारिश की फॉर्म में, या फिर स्नो की फॉर्म में, या फिर स्लीट की फॉर्म में, मतलब ओले गिर जाते हैं। ठीक है, अब ये जो कंटिन्यूसली ओशन से एटमॉस्फेयर एंड लैंड, इस मतलब जैसे ओशन है, ओशन से क्या हुआ, पानी उड़ा, सागर समुद्र में बहुत सारा पानी होता है। जैसे ही क्या निकला, सूरज निकला, वो पानी गर्म हुआ और पानी गर्म होने के बाद ऊपर उठ के बादल बनाए। बादल फिर बारिश करते हैं और फिर से वो पानी नदियों के थ्रू या किसी और के थ्रू समुद्र में चला जाता है। समुद्र में फिर से वो पानी ऊपर उठता है। अब इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, वाटर साइकिल। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। देखिए क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश हुई, पहाड़ों पे पानी गिरा, नदी बनी, और नदी रन ऑफ वाटर, मतलब नदी बनी, नदी से पानी इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होकर वापस कहाँ चला गया, बादल बना दी। इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन, बादल बना दिए, फिर से बारिश हो गई। तो ये वही पानी बार बार घूम रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ठीक है, अब देखिए जो पानी है वो आपने देखा होगा कि इरिगेशन के लिए यूज होता है ना, सिंचाई के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। बहुत सारी नदियों में जो पानी है वो भी सिंचाई के लिए यूज़ होता है, नदियों का पानी। ठीक है, हम ट्यूबवेल का पानी यूज़ करते हैं, नहरों का पानी यूज़ करते हैं। नहर में पानी कहाँ से आता है, नदियों से आता है ना। और वही पानी हम कहाँ यूज़ कर लेते हैं भाई, अपनी क्रॉप्स में यूज़ कर लेते हैं। कि जो हमारी क्रॉप्स हैं, खेत में पानी देने के लिए। अब देखो यहाँ देखो क्या लिखा है, द वाटर यूज टू इरिगेशन ए फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लडेड डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर, भाई क्या कह रहा है कि भाई हरियाणा में जो इरिगेशन है वो मतलब कि भाई अमेजन रिवर है, उतना पानी हरियाणा में, जितना पानी इरिगेशन में यूज़ होता है उतना पानी अमेजन रिवर में होगा। मतलब किसी टाइम पे, बहुत सालों पहले। अब ये तो ऐसे ही है। अब यहाँ देखो कि जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर कौन सा होता है बेटा, पीने लायक पानी की बात करते हैं। वो कहाँ होता है, रिवर में, पोंड में, स्प्रिंग्स में, झरने में, या ग्लेशियर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, ओशंस बॉडी है ना, जो समुंदर होते हैं उसमें क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं उस पानी के अंदर, तो उस पानी को हम पी नहीं सकते। सॉल्टी वाटर होता है, सैलिनिटी होती है। ठीक है, और ये सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये देखिए
वर्ल्ड के ओशंस दिखाए हुए हैं, वर्ल्ड के ओशन दिखाए हुए हैं। इसको हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा ओशन कहाँ कहाँ दिखाया हुआ है। जैसे लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था, ये पैसिफिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन है ना, ये हमारा इंडियन ओशन हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये क्या हो गया हमारा सदर्न ओशन हो गया ना। और अटलांटिक आर्टिक ओशन ऊपर, ये आर्टिक ओशन, ये आर्टिक वाला हो गया, ये आर्टिक ओशन हो गया, है ना। तो ये क्या है, अब सी देखो, छोटे एरिया को सी बोल देते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे कैरेबियन सी, है ना, यहाँ देखोगे अरेबियन सी, यहाँ देखोगे बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, है ना, ये कोरल सी, छोटा एरिया। अब ये सारे क्या है, ओशन है। ओशन में जितना भी पानी भरा होगा ना बेटा, जितना भी यहाँ पानी भरा होगा वो क्या है, वो सारा कैसा है, वो सारा सॉल्टी वाटर है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे बहुत सारी लेक दिखाई है, जैसे नाइजीरियन रिवर है, ये नाइजीरियन रिवर, कोंगो रिवर। अब ये विक्टोरिया रिवर है, विक्टोरिया लेक है, अफ्रीका के अंदर पड़ती है। ये ओरेंग रिवर है, ओरेंग रिवर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर डार्लिंग रिवर है, ठीक है। इंडिया के अंदर ये देखो गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। वांग हो है, वांग हो, ठीक है। और कैस्पियन सी देखिए, चाइना के अंदर कैस्पियन सी, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, ये रहा मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ पे ये डैन्यूब रिवर, ठीक है। अब देखिए जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे लेक्स हैं। देखिए ग्रेट बैरियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है, लेक वेनिंगपिग, ये क्या है, विनिंगपिग, लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, ये साल्ट लेक सिटी, मिसिसिपी रिवर। अब हर जगह मिलेंगे। ये अमेजॉन रिवर हो गई, अमेजॉन फॉरेस्ट वाला एरिया है। ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें देख ली है इस मैप में जो दिखाया है, मतलब लेक ओशन दिखाए हैं, है ना, लेक एंड ओशन दिखाए हैं। अब चलते हैं आगे, इसको वापस सीधा कर लेते हैं भाई। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज की, पानी कहाँ कहाँ है, कितना पानी किस में है। तो अर्थ का जो 1/4 ऑफ अर्थ सरफेस है वो कवर्ड किससे है भाई, वाटर से कवर है, वाटर से कवर है। समझ आई बात। अब देखिए आगे देखते हैं कि पानी कहाँ कहाँ। ओशन के अंदर 97% वाटर है। आइस कैप्स का 0.02%, ग्राउंड 0.68, फ्रेश वाटर 0.09। ये वैल्यू याद रखने लायक है। फ्रेश वाटर कितनी है, 0.09%। इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक्स इसी के अंदर आ जाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर वही 0.09 है, ठीक है, सॉरी सॉल्ट लेक और ये इनलैंड वाला 0.09 बता दिया। एटमॉस्फेयर के अंदर 0.019 है, रिवर्स के अंदर 0.001 है। देखिए कितना कम है ना। अब ओशंस के अंदर सिर्फ क्या है, ओशन के अंदर सैलाइन वाटर है, ओशन के अंदर सैलाइन वाटर है। बाकी जितनी भी फॉर्म है वो सारी फॉर्म क्या है, वो सारी फॉर्म क्या है, फ्रेश वाटर की फॉर्म्स है ना। अब देखिए डेड सी जो इजराइल के अंदर है उसकी सैलिनिटी 340 ग्राम पर लीटर है। अब एक चीज़ बताइए, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा सैलिनिटी है 340 ग्राम, मतलब उसमें 1 लीटर पानी लोगे तो 340 ग्राम उसमें सैलाइन मिलेगा, मतलब उसमें उसके अंदर नमक मिलेगा 340 ग्राम। तो इसके अंदर आप तैर सकते हैं, डूबोगे नहीं, तैरोगे, है ना।
इसमें जाते हैं लोग, नहाने जाते हैं जिनको बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ जो होती हैं, मतलब बहुत सारी डिजीज़ को क्योर हो जाती हैं। इसमें माना गया है, ऐसा माना गया है, क्योंकि बॉडी कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। अब देखिए, वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। बिल्कुल सही बात है कि वाटर ज़रूरी है। वाटर अलोन कैन क्विंच थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी, कि भाई केवल पानी है जो हमारी प्यास बुझा सकता है जब हमें प्यास लगेगी। ठीक है, नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग ए प्रीशियस रिसोर्स व्हेन यूज वाटर केयरलेसली। भाई अब आपको लग रहा होगा कि हम पानी जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। जब हम पानी वेस्ट कर रहे हैं, अब देखिए ओशन सर्कुलेशन देखते हैं। पानी जो पानी है वो ओशन में कैसे आता है और वहाँ से कैसे जाता है। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर, कि भाई समुद्र के किनारे खुले पैर चलना, मतलब नंगे पैर चलना, एक किसी मैजिक से कम नहीं। जो वेट सैंड है, गीली जो आपकी सैंड है बीच के ऊपर, ठीक है, और वहाँ से क्या आती हैं, ठंडी हवाएं आती, सी ब्रीज जिनको बोलते हैं, ठीक है, और साथ ही क्या लेके आते हैं, नमक की खुशबू लेके आते हैं। और जो वेव्स हैं, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें, उनका रोर सुनाई देगा, उनका शोर सुनाई देगा आपके कानों में। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। और जैसे जो अब वाटर बॉडी होती है, पोंड हो गया, लेक हो गया, ये बहुत शांत रहती है। जब समुद्र की तेज़ लहरें आएंगी और वापस जाएंगी तो आपके पैरों के नीचे से मिट्टी भी निकलती है, आपको फील होगी। वो एक अलग सा एहसास है, वो बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे ही जो ओशन वाटर है वो लगातार कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, कभी भी शांत नहीं बैठता, जैसे पोंड और रिवर का पानी शांत रहता है ना। अब देखिए, जो ये मूवमेंट है, जो पानी की मूवमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं समुद्र में, वेव बोल देते हैं, टाइड बोल देते हैं, या करंट बोल देते हैं। अब इन तीनों को पढ़ेंगे, वेव क्या होती है, टाइड क्या होता है और करंट क्या होता है ना। समझ गया भाई। देखिए, वेव जब कोई, मान लो आप खेल रहे हो, कहीं पे खेल रहे हो, आपने क्या किया, एक बॉल फेंकी और बॉल वो पानी में गई, या आपने पानी के किनारे खड़े हो, आपने पत्थर फेंका, आप देखते हो जहाँ पे पत्थर गिरा पानी में, वहाँ पानी ऊपर उठेगा और एक लहर सी दौड़ जाएगी पानी में और वो किनारे की तरफ आएगी, है ना। जहाँ से लहर दौड़ेगी वो क्या होगा, जहाँ से लहर दौड़ेगी, जहाँ पत्थर गिरा है, वहाँ लहर कैसी होगी, बड़ी होगी, और किनारे तक आते आते उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, मतलब इतनी बड़ी नहीं रहेगी, ऑलमोस्ट गायब सी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए वही लिखा है, इट इज़ द फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। क्या कह रहा है, जब आप बॉल फेंकते हो तो बॉल वापस किनारे पे आ जाती है थोड़ी देर बाद, क्यों, क्योंकि वो वेव्स उसको लेके आ जाती है किनारे की तरफ। when the water on the surface of the ocean rise, the fall alternately they are called waves। क्या कह रहा है कि जब ओशन के समुद्र के फ्लोर पे ऐसा बनेगा कि भाई लगातार पानी ऊपर होगा नीचे जाएगा, ऊपर होगा नीचे जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ड्यूरिंग द स्ट्रॉम, तूफान के टाइम पे ये क्या होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ जाती हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन करती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती हैं। अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, इन सब के टाइम पे वाटर जो लैंडस्लाइड होता है, कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। क्या भाई
अगर लैंडस्लाइड हो गया और आपका क्या हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया समुद्र के अंदर, या फिर क्या आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ये बहुत सारा पानी को क्या कर सकते हैं, समुद्र से बाहर फेंक सकते हैं। और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जब बहुत सारा पानी यानी कि ऊंची ऊंची लहरें उठे, उसको हम क्या बोलते हैं, सुनामी। उसको हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। इसमें हाइट कितनी हो सकती है, 15 मीटर लंबी। अब सोच सकते हो 15 मीटर लंबी, बहुत लंबी ये हो गई, मतलब वेव हो गई। और जो सुनामी होगा उसकी तो वेव 150 मीटर ऊंची होती है, 150 मीटर ऊंची, और 700 किलोमीटर दूर तक ट्रेवल कर सकती है। मतलब समुद्र के बीच में भी आया, ऑलमोस्ट बीच बता रहा हूँ मैं, समुद्र से अगर इंडिया से 700 किलोमीटर दूर भी आया तो भी स्पीड देखो इंडिया के शोर को हिट करेगी, इंडिया के किनारे को बहुत ऊंची ऊंची जो लहरें आएंगी वो टकराएंगी। ऐसे ही 2004 में जो सुनामी आया था, 2004 में सुनामी आया था, वो बहुत सारे कोस्टल एरिया यानी कि इंडिया के जो कोस्टल एरिया हैं, जो समुद्र के आसपास एरिया हैं, उनको हिट किया था। इंडिया के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पूरा डूब गया था उसमें, सुनामी के अंदर। सोच लो क्या हुआ होगा, कितनी बड़ी बड़ी लहरें होंगी। सुनामी क्या है, एक जापानीज वर्ड है, जापानीज वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। क्यों हार्बर वेव, क्यों, क्योंकि जो हार्बर होता है, हार्बर कहाँ होता है, जैसे हमारा बस कहाँ रुकती है, बस स्टैंड पे, ट्रेन कहाँ रुकती है, रेलवे स्टेशन पे, है ना, रेलवे स्टेशन पे। ऐसे ही हवाई जहाज कहाँ रुकेगी, एयरपोर्ट पे। तो हमारी जो शिप है वो कहाँ रुकेगी, हार्बर पे। अब ये सुनामी के बारे में दे रखे कि सुनामी क्या था, ठीक है। 2004 में आया था, 26 दिसंबर 2004 को। बड़ी बड़ी लहरें थी, रिएक्टर्स के मतलब क्यों आया था, क्योंकि जो आपका ओशन है, ठीक है, ओशन के नीचे क्या आया था, अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक क्यों आया था सर, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि प्लेट जो होती हैं, इंडियन प्लेट और जो आपकी बर्मा प्लेट हैं, वो टकराई थी, उनके अंदर मूवमेंट हुआ था, जिसके कारण क्या आ गया था, अर्थक्वेक आया था। और कितना बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ था, लगभग 10 से 20 मीटर का। एक दूसरी प्लेट नीचे चली गई थी, और जिसके कारण क्या आ गया था, गैप आ गया था, वो गैप फिल हुआ, और जो स्पीड थी वो लगभग 800 किलोमीटर पर आवर की थी स्पीड, जो सुनामी जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। यानी कि आप सोच सकते हो लगभग एक फाइटर जेट जिस स्पीड से दौड़ता है उस स्पीड से सुनामी दौड़ रहा था। 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे। आप देखिए टाइम, रिदमिक क्या कह रहे हैं, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। कि भाई जो आपका जो सी लेवल है, पानी का जो लेवल है, वो बढ़ना और घटना, मतलब एक नॉर्मल लेवल था यहाँ, ठीक है, यहाँ से ऊपर चला गया और फिर घट गया। दिन में 2 बार होता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये टाइड होता क्या है और क्यों होता है। यहाँ पे आपने देखा है कि सन है, मून है, और सन है, अर्थ है और मून है ना। तो मून क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एग्जैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल पुल लगाता है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। तो जब मून साइड में होगा, ठीक है, तो देखिए जो वाटर का लेवल है, वाटर का लेवल इस तरफ ज़्यादा हो गया है ना, इस तरफ ज़्यादा हो गया, और इधर इन दोनों साइड में कम है। जब ये मून घूम के इधर आएगा, तो सन भी क्या कर रहा है, पुल अट्रैक्शन लगा रहा है, लेकिन सन ज़्यादा दूर है तो कम फोर्स लगा पाता है। लेकिन जैसे ही मून इधर आया तो सन और मून दोनों का फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये
ये जो ऊपर की तरफ था अब ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा। ऐसे ही सेम जब मून अपोजिट साइड जाएगा, देखिए मून जब अपोजिट साइड गया तो भी ये शिफ्ट हो गया, मतलब हाई टाइड में बदल, है ना, स्प्रिंग टाइड जिसको हम बोलते हैं। अब देखो, अब इसको पढ़ लेते हैं, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड क्या होता है, ठीक है। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface cause the tide। क्या कह रहा है कि जो भाई जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है, जो ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, कौन, जो सूरज और चंद्रमा, किसके ऊपर, जो पृथ्वी का जो सतह है उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं सूरज और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, जिसके कारण द वाटर ऑफ द अर्थ closer to the moon get pulled under the influence of the moon's gravitational force and cause high tide। क्या कह रहा है कि जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो ये जो फोर्स लगा रहे हैं तो मून क्या लगाएगा, अपनी तरफ पानी को खींचेगा, और इस पानी को खींचने के कारण मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो रहा है कि हाई टाइड आता है। जो पानी है वो किधर चला जाएगा, मून की तरफ खींचा चला जाएगा, तो हाई टाइड बोल देते हैं। ड्यूरिंग द फॉल ऑफ मून द न्यू मून डे, मतलब ड्यूरिंग द फुल मून मतलब जब चंद्रमा पूरा हो, ठीक है, एंड द न्यू मून डे, एक तो चंद्रमा पूरा हो तो ये कब होता है, पूर्णिमा के दिन, और अमावस्या न्यू मून डे। द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। क्या कह रहा है, कौन कौन, सन, मून और अर्थ सेम लाइन में होते हैं, एंड द टाइड आर हाईएस्ट। इस टाइम क्या होता है, टाइड हाईएस्ट होता है। देखिए ये कंडीशन बनती है जब सन, मून और अर्थ एक ही दिशा में होते हैं। 15 दिन बाद ये किधर मिलेगा, इसके अपोजिट साइड, इस तरफ, ये वाली कंडीशन होगी। दीज टाइड आर कॉल्ड द स्प्रिंग टाइड। ऐसे टाइड को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। बट व्हेन द मून इज इन फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन in dramatically opposite direction by the gravitational pull of sun and moon rising at low tide। क्या कह रहा है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जब सन और मून दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये क्या होगा, लो टाइड कहलाएगा। क्यों, दोनों एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, दैट इज नीप टाइड बोलते हैं उसको, ठीक है। द high tide help in the navigation they raise the water level close to the shore। क्या कह रहा है कि जो हाई टाइड होगा वो क्या करता है, नेविगेशन में हेल्प करता है। कैसे सर, वो जो हार्बर होते हैं, जो जहाँ पे जहाज रुकती है, सी पोर्ट जो होते हैं, वहाँ पे क्या करेगा, पानी का लेवल बढ़ा देगा तो ईजिली वहाँ पे जहाज पहुँच सकती है। हार्बर मोर ईजिली, देखिए अराइव एट द हार्बर मोर ईजिली, क्योंकि लहरें बड़ी बड़ी आएंगी और पानी के साथ वो ईजिली वहाँ पे चली जाएगी। द हाई टाइड आल्सो हेल्प इन द फिशिंग, फिशिंग में भी हेल्प करता है। मैनी मोर फिश कम टू क्लोजर द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। भाई बहुत सारी फिश जो हैं तो बहुत सारी फिश कहाँ जाती हैं, किनारे पे आ जाते हैं, और फिशरमैन क्या करते हैं, ईजिली बिना बहुत ज़्यादा दूर गए वो किनारे से क्या कर लेंगे, मछलियाँ पकड़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हाई टाइड और लो टाइड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी काम आते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। ओशन करंट की बात कर लेते हैं। ओशन करंट कैसे, देखिए जो भी वो है, मतलब जो भी वेव ओशन सरफेस पे ऐसी जो वेव बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर करंट बोलते हैं या स्ट्रीम बोलते हैं, स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली ये क्या होती है, ओशन सरफेस पे एक डायरेक्शन में चलती रहती है,
एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है, जब हवा बदलेगी तो मे भी बदल सकती है, ठीक है। और जर्नली क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में चलती है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था, अगर यहाँ पे मैप दिया होगा तो मैं देखता हूँ, ये रहा, हाँ मैप है, इसी में बात करेंगे ओशन करंट्स की। अब देखिए, या तो वो कोल्ड करंट हो सकता है या फिर वार्म करंट हो सकता है। जनरली जो ओशन होते हैं, जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। क्या कह रहा है, जो वार्म करंट होते हैं वो इक्वेटर के पास होते हैं, और जो कोल्ड करंट होंगे वो कहाँ मिलेंगे, पोल की तरफ मिलेंगे, ठीक है, पोल की तरफ मिलेंगे। वार्म करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, वार्म करंट इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा, और जो कोल्ड करंट है वो कहाँ से कहाँ आएगा, वो मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा। The higher latitude of tropical or the lower latitude, the Labrador ocean current is the cold current। कौन सा करंट, लेब्राडोर की बात कर रहे हैं, लेब्राडोर ओशन करंट क्या कह रहा है, कोल्ड करंट है। While the गल्फ स्ट्रीम इज द वार्म करंट। अभी देखेंगे कहाँ कहाँ ये, ठीक है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। क्या कह रहा है कि भाई जो ओशन के अंदर जो करंट चलते हैं, जो हवाएं बहती हैं, वो किसी एरिया की टेम्परेचर को इफेक्ट करेगी, किसी एरिया के एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगी। वो अभी बात करेंगे कैसे। द वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर, वो वही बता रहा है कि भाई वार्म करंट गर्म हवाएं गर्म तापमान लेके आएंगी, और जो ठंडी हवाएं हैं वो ठंडा कर देंगी, वो लैंड सरफेस, ओवर द लैंड सरफेस, ठीक है। The area where the warm and cold current meets provide the best fishing ground। जहाँ पे warm और cold current मिलते हैं वहाँ पे best fishing ground है of the world। अब देखिए, see around the Japan and eastern coast of North America such an example of area where the warm and cold current are meets also experience foggy weather मेकिंग इट डिफिकल्ट टू नेविगेट। क्यों फोगी होता है वो भी देखेंगे, एक बार देख लो, बस करंट देख लेते हैं फिर बात करते हैं। आपको पता है ये 0 डिग्री इक्वेटर है, आपको पता है ये 0 डिग्री इक्वेटर है ना, ये वाला क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है, ये रहा। अब इक्वेटर पे आपको पता है यहाँ सन होता है, तो यहाँ से और 23.5 डिग्री यहाँ से, और यहाँ सन यहाँ से यहाँ मूव करता है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे मूव करता है। तो ये जो एरिया है, मेनली ये जो एरिया है, यहाँ टेम्परेचर क्या होगा भाई, हाई होगा। अगर यहाँ टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ से जो एयर फ्लो करेगी बेटा, यहाँ से जो एयर फ्लो करेगी वो क्या करेगी, हाई टेम्परेचर वाली एयर होगी, मतलब वो वार्म करंट होंगे, सीधी सी बात है, वार्म करंट होंगे। अब देखो यहाँ जितने भी करंट फ्लो कर रहे हैं, जैसे ये हवा चली, आगे क्या आ गया, आइलैंड आ गया, उससे टकरा के इधर मुड़ गई, है ना, इधर मुड़ गई। अब ये फिर से आइलैंड आ गया, आगे टकरा के इधर मुड़ गई। चलो दूसरी देखते हैं, इस तरफ जो आपका साउथ का एरिया है उसमें सदर्न हेमिस्फीयर में देख लेते हैं। ये हवा चली, ऑस्ट्रेलिया से टकराई और आगे कोल्ड करंट में मिल जाती है, ये आगे देखेंगे। अब इधर वापस आगे चलो, आगे चलते हैं, तो ये जा रही है, ये क्या करेगी, अफ्रीका में टकराई, अफ्रीका में टकरा के ऊपर की तरफ गई, देखिए ये आपका अरेबियन सी में आ गई, यहाँ से इंडिया श्रीलंका में टकराई और ये मुड़ गई, यहाँ से अगर कोई आ रही है वो ऐसे टकराई ऊपर चलेगी, ठीक है। अब और आगे आ जाइए, ये यहाँ से ऐसे देखिए, ये क्या था, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये कहाँ गया, ऊपर गया, ऐसे टकराया इसके साथ, ठीक है। जो आपका साउथ अमेरिका के सरफेस के साथ टकराया, मतलब और ऊपर की तरफ चला गया, ऐसे कुछ हवा इस तरफ चली गई यहाँ, और ये ऐसे मुड़ गया ऊपर, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, बाइफरकेट हो गया, क्यों, आगे आइलैंड आ गया, तो ये बाइफरकेट हो गया, 2 स्ट्रीम बन गई, एक नीचे की तरफ आ रही है और एक ऊपर की तरफ जा रही है ना, इसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। अब ये जब नीचे की तरफ आएगा, अगर ये एयर यहीं की यहीं मुड़ रही है तो ये गर्म है, और जब ये नीचे की तरफ इस तरफ मुड़ रही है
जब ये नीचे की तरफ मुड़ रही है तो इस तरफ, ये जो इस तरफ मुड़ रही है, इसको कैनेरी करंट बोलते हैं, कैनेरी करंट। अब ये भी एक बढ़िया फिशिंग ग्राउंड हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आगे चलते हैं। ये जो देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये नॉर्थ का इक्वेटोरियल करंट है, ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, वापस आ जाएगा ऐसे मुड़ के, क्योंकि ये देखिए यहाँ से भी ये जो आ रहा है ये आगे गया, ये इधर आ गया, ये आ गया। अलास्का की तरफ क्या गया, एक वार्म करंट चला गया, और ये ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 60 डिग्री के आसपास से टर्न हो जाता है, मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लो, ये ऊपर सारा फ्रीज एरिया है, ठंडा एरिया है। तो वहाँ से जब ये मुड़ के आएगा कैलिफोर्निया करंट, तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और इस तरफ आ जाएगा। अब ये तो हो गए पूरे नॉर्थ की साइड के। अब साउथ में देखिए बहुत ज़्यादा ठंडे करंट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि वहाँ लैंड एरिया कम है। अब देखिए ये वाला, यहाँ से ये एयर जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये जो है इक्वेटोरियल काउंटर करंट हो गया। अभी ये देखिए इक्वेटोरियल करंट जो है आपका नीचे की तरफ गया साउथ में। अब यहाँ से ऐसे मूव किया, नीचे की तरफ मूव किया। जब ये नीचे जाता है तो 60 डिग्री यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेस्टर्ली फ्लो करती हैं, और ये पूरा इलाका क्या है, फ्रीज है, जमा हुआ है। तो यहाँ से जो वार्म करंट था ये किस में बदल गया, कोल्ड करंट में बदल गया, और पेरूवियन कोस्ट जो पेरू पे है, पेरू वहाँ पे ये टकराएगा और वापस जाके किससे मिल जाएगा, देखिए कोल्ड करंट, और वापस जाके किससे मिल गया, वार्म करंट से मिल गया। ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या होगा, या इधर से क्या आएगी, एयर आएगी, ये आ रही है, और ब्राज़ीलियन करंट है, ये ब्राज़ीलियन करंट ऐसे घूमेगा और ये वही ड्रिफ्ट कर जाएगी। क्यों, वेस्टर्ली चल रही है यहाँ पे, तो इस तरफ घूम जाएगी वापस, क्योंकि ये हवाओं की डायरेक्शन इस तरफ है ना, इसीलिए घूम जाएगी। सेम यहाँ पे जो आपका ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, यहाँ पे ये करंट है जहाँ पे मतलब ठंडे और गर्म हवाएं मिलती हैं, और ऐसे ही समुद्र के अंदर ये हवाएं चलती रहती हैं। ठीक है, ऐसे ही समुद्र के अंदर ये हवाएं चलती रहती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।